नमस्कार। बिहार से जुड़ी आज ऐसी समस्याओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह घटित हो रहा है। पटना बिहार में कल भी गोली चली है, बक्सर में भी गोली चली है और भी 2-3 लोकेशंस पे गोली चली हैं। तो बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। आज हमारे साथ कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो पटना के इन्हीं गलियों में बड़े हुए और यहीं अपना रहन सहन और अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पटना की ज़रूरी जानकारियाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको ग्राउंड के लोग ही दे पाएंगे। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा आपको पेशे से एक वकील हैं और पटना के जाने माने वकील हैं। तो जो हमारे बिहार के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो हम आर्यन जी से पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आर्यन जी आपका। आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और अभी हाल में ही एक इंसिडेंट हुआ है पटना में जो कल गोली चली है यहाँ। तो आए दिन पटना हमारे पास एक रील्स भी आ रही है जो हम लोग उसमें देख पा रहे हैं कि एक स्कॉर्पियो एक पुल के ऊपर रुकता है और उसमें से कई बदमाश उतरते हैं और खुलेआम रोड पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद गाड़ी में बैठ करके वापस चले जाते हैं। जो हमें तेजस्वी यादव जी के इंस्टाग्राम हैंडल में वो वीडियो देखने को मिली जिसमें सीधा नीतीश सरकार को निशाना ठहराया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था पे? नमस्कार। आपका जो सवाल है उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका पहला जो एक टॉपिक निकल के आ रहा था वो शिक्षा थी। तो शिक्षा तो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा समाज में लोगों को सोचने और समझने की शक्ति देती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उससे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शिक्षा इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपने कहा जहाँ तक गोली चलने की फायरिंग के लिए, तो उस पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि तो ये सरकार को हमारे जैसे आप लोगों को सोचना समझना पड़ेगा, उन लोगों को अपने साथ उठाना पड़ेगा, अपने बराबर में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमी हमारे समाज में, कहीं ना कहीं कमी हमारी सरकार में, जो व्यवस्था को पूर्ण रूप से सजग नहीं कर पा रही है कि शिक्षित सभी को हो पाए। शिक्षा हमें और आपको मिल जा रही है क्योंकि हमारे और आपके माता पिता सक्षम थे शिक्षा देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे हैं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो शिक्षा ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ मजबूरियां पैसे की भी होती है, कुछ मजबूरियां घर चलाने की भी होती है। तो कुछ लोग इस कारण से भी अशिक्षित रह जाते हैं और अशिक्षित रहने के कारण नशा करना, क्राइम की दुनिया में उतर जाना, गोलीबारी करना, ये सब चीज़ें तो अशिक्षित लोगों का मतलब ये तो कहना है कि होता ही होता है। तो ये सब चीज़ अपने आप में सुधार करना होगा। सरकार भी इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है लेकिन और ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ज़रूरी जानकारियाँ, जितनी अंदरूनी जानकारियाँ हैं, यहाँ रहते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, अपना रहन सहन कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल्स और कोई नहीं दे पाएगा पटना बिहार के बारे में। तो आज इसी के साथ हमारे साथ एक और नवयुवक जुड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं गौरव कुमार जी से। गौरव जी, जैसा कि अभी आपके सामने भी ये चर्चा हुई कि पटना में खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम लोग रोड पे तमंचा निकाल के, कट्टा निकाल करके गोली चला रहे हैं और ये घटना एक दिन की नहीं हर दिन की है, कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें शिक्षा का कोई रोल है या फिर लोगों में जागरूकता कम है? पटना फिर से क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने विचार और आज तक मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा या जो भी पढ़ा और जो भी समझा है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके लिए शुक्रगुजार हूं। और जैसा कि हमारे मित्र आर्यन राज ने जो कहा था, मैं उनकी बातों से सहमत भी हूं, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है जिसके माध्यम से ये समझ में तो आता है कि अगर बिहार के युवाओं को या यूथ को लेकर अगर बात किया जाए, यहाँ के यूथ जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादातर क्राइम की ओर ज़्यादा मतलब प्रस्थान कर रही है, अग्रसर हो रहे हैं। इसके पीछे सबसे मेन रीज़न ये है कि उनको उसमें एक हीरोपंती वाला फीलिंग आता है।
और जहाँ तक बात है शिक्षा का, तो शिक्षा का ही ये अभाव है। कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि शिक्षा के अभाव के कारण ही लोगों में इस तरह का चीज़ पनपता है, और जिसके वजह से अभी आए दिन हम लोग देखें, चाहे वो बोर्डिंग रोड चौराहा का बात हो या उसके रास्ते का बात हो, जो जिस तरह का अपराध हुआ। लेकिन ये तो ठीक है, पूरी व्यवस्था की बातें हैं, और सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं करे, सरकार तो कोशिश करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमें अक्सर समझना चाहिए कि एक नागरिक होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। और शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना शिक्षा का किसी भी तरह का बदलाव लाना कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल होता है। और शिक्षा के साथ ही हमारे अंदर एक समझदारी और समाज के प्रति एक जिम्मेवारी भी आता है। ये दोनों मिलाकर ही अगर साथ में अगर करते, तभी हम जाकर अपराध को बिहार में खास करके कम कर सकते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार की राजधानी पटना में ऐसे खुलेआम हो रहा है, तो बाकी गांव में या अलग मतलब जितने भी और ज़िले हैं वहाँ क्या होता होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम वही देख पा रहे हैं जो हमारे तक पहुँच पा रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हैं जो हमारे आँख तक या मोबाइल के माध्यम से या जहाँ से भी हो हमारे तक पहुँच भी नहीं पाता है। ये चीज़ को देखा जा सकता है, और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर, अब सरकार से ही क्या, सरकार को हर चीज़ के लिए तो थोपा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बिहार को और देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सोच कर चलना होगा। पूरे पटना में, पूरे बिहार में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया भर में अगर हम लोग बात करें तो लोगों के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा कैसा समर्पण होना चाहिए अपने सरकार को लेकर के, अपने राज्य को लेकर के, है ना, लोगों को भी एक उम्मीद रहे कि हाँ, अगर हम ऐसा बदलाव लाते हैं, अगर हम अपने अंदर ऐसा बदलाव लाते हैं तो सरकार हमारी यहाँ मदद करेगी, प्रशासन हमारा यहाँ मदद करेगा। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, कैसा विचार होना चाहिए? यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आता है कि जब आप अपने घर में होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप खुद से कमाते हैं या माता पिता के ऊपर ही लगे रहते हैं कि नहीं वो है खिलाते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सरकार हमारे लिए क्या है, वो एक तरह से हम उनको माता पिता की तरह ही समझते हैं कि चलो वो हमें सुविधा देते हैं, पर उस सुविधा का सही तरीके से उपयोग करना तो हमारे हाथ में है। तो हर चीज़ सरकार के ऊपर डाल देना भी सही नहीं होता। अगर अपराध हो रहा है, सरकार तो ऐसा नहीं है कि हमें शिक्षा नहीं दे रही है, वो आज बात है, लेकिन सरकार की ये ज़रूरत है कि उस शिक्षा व्यवस्था को और अच्छे से बनाए ताकि वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जा सके। ऐसा नहीं, आज हम लोग दिल्ली के जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसके बारे में काफ़ी चर्चा रही है केजरीवाल जी के समय में, लेकिन माना जा सकता है कि क्या बिहार का स्तर उस लेवल का है? आज भी देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, ये हमें कहीं ना कहीं सोचने और समझने की बात है। दूसरी बात कि अगर हम शिक्षा अगर ग्रहण करना ही चाहेंगे तो कहीं से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आसान हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, वहाँ से आसानी से मिल सकता है, लेकिन कोशिश करना तो पड़ेगा ही। हम केवल और केवल सरकार के ऊपर कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं खुद के साथ हम इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि हम अपनी गलतियों को हमेशा दूसरों पे डालते हैं। तो पहले खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा, तभी हम सबसे पहले खुद को जान लें, तभी हम सरकार और प्रशासन से सही सवाल और सही डिमांड कर सकते हैं। जैसा कि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, चुनाव कुछ दिन में बिहार में आ जाएगा, चुनावी प्रत्याशी अपने अपने विज्ञापन एडवर्टीजमेंट्स में निकल जाएंगे, मार्केटिंग में निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार बनेगी बिहार में? देखिए, सरकार कोई भी बने, हम सरकार पे नहीं जाना चाहते। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा नीड है, सबसे नीड इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम लोग को भी पता है कि शुरू से ही हम लोग हमेशा सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए हमेशा से फाइट हुआ है। आज तक जब भी पूरे विश्व में जो भी आज तक भी चल पाया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के लिए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कहाँ से। इसको मिलने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए, पैसे कमाने की सुविधा चाहिए। अब उस सुविधा को बनाना किसका काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किसका है, सरकार की। उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम किसका है, सरकार का। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा कि हम डिमांड क्या करते हैं अपने चुनावी। कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी में चुनाव जो होता है वो एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, और ये त्यौहार 5 साल में एक बार आता है, चाहे हम लोकसभा का ले लें या राज्यसभा का, मतलब चाहे हम विधानसभा के लें। तो अभी विधानसभा का बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा डिमांड क्या है, क्योंकि सरकार जो है वो बहुत ही अच्छी है, हम जो मांगते हैं हमको वो मिल जाता है, चाहे वो राम मंदिर हो
चाहे वो किसी तरह का कोई स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर भी रहा, ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड रहा है। इसलिए सरकार को दोषी नहीं, हम लोग के अंदर भी बदलाव लाना होगा कि हम अपने स्कूली व्यवस्था को या फिर अपने हायर एजुकेशन को या यूनिवर्सिटीज़ को उस लेवल पे ले जाए जहाँ से चीज़ों को सुधारा जा सके। बाकी सरकार और भी काफ़ी सारे काम तो कर ही रही है और ये बहुत पहले से बहुत चरमराया हुआ व्यवस्था है। ये अचानक से तो नहीं सुधरेगा, थोड़ा समय लगेगा पर सही होगा। अब बात हो गया कि मान लीजिए अभी मैंने भी रील्स में देखा था कि एक कोई मतलब महिला है, लड़की है वो, और वो हमेशा पटना यूनिवर्सिटी को बोला जा रहा है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में उसको लिया जाए। नमस्ते पटना विश्वविद्यालय, मैं सलोनी राज, महासचिव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ। लेकिन आज भी बिहार के विद्यार्थियों की जो मांग है वो अनसुनी रह जाएगी। वो मांग है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की दर्जा। कहीं ना कहीं एक लंबे समय से चला हुआ मांग है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये मिलना चाहिए। अगर ये हमारे बिहार को मिलता तो ये बहुत बड़ा सौगात है। और मोदी जी आ रहे हैं तो उनसे मेरा भी यही रिक्वेस्ट होगा कि कहीं ना कहीं वो बिहार को इस चुनावी साल में मतलब कम से कम ये तो हमें मिलना चाहिए। और ये ना केवल बिहार के लिए बल्कि हम मानते हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा और बच्चों के लिए खास करके और जो बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा उपहार होगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक और प्रश्न है आपसे कि अभी पटना में रिसेंट्स में ही बहुत सारे पुल का अभी निर्माण हुआ है जिसका कुछ दिन में उद्घाटन भी होने वाला है। तो ट्रैफिक समस्याओं को लेकर के क्योंकि पटना सिटी एक जगह है जहां आज इतना ज़्यादा जाम लगता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है कि अगर वहां एम्बुलेंस जाए, चाहे वो NH30 के माध्यम से जाए, चाहे वो अशोक राजपथ के माध्यम से जाए, वो मरीज गाड़ी के अंदर ही अपना प्राण तोड़ देगा क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। तो उस साइड के लिए तो व्यवस्था किया गया है, पटना सिटी के लिए ऐसा भी कोई व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, पटना सिटी अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचें तो पटना सिटी बहुत कंजस्टेड एरिया है और वहाँ पे बदलाव लाना थोड़ा सरकार के लिए भी मुश्किल है और ये भी बहुत ही बड़ा समस्या है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पटना सिटी में हम लोग देखते हैं कि मैरिन ड्राइव जो पुल JP गंगापथ बना है उसके माध्यम से PMCH का एक्सेस तो बहुत ही आसान हो गया है। और ये कहना बहुत हद तक मतलब उतना भी सही नहीं है कि मरीज अब भी मतलब गाड़ी में ही या एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ देते हैं। ये बहुत हद तक सही भी नहीं है और बहुत हद तक कह सकते हैं कि ऐसा अभी भी होता है। लेकिन ये मानना होगा कि बहुत हद तक चीज़ें में सुधार तो हुई है और भी आने वाले समय में इस चीज़ को सुधारा जाएगा। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं। निगेटिव लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग आगे की ओर पॉजिटिव वे में नहीं सोचेंगे तब तक हम लोग अपनी सोच और अपने समझ को भी नहीं बदल सकते। कि आप देख रहे हैं अभी पटना मरीन ड्राइव JP गंगापथ जो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, यहाँ रोड इतना अच्छा बन चुका है और इस पर कई लड़के काफ़ी रफ ड्राइविंग करते हैं जिसमें हर दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सामना हर इंसान को करना पड़ रहा है। आप अगर यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएं कंगन घाट की तरफ तो वहाँ भी आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और यहाँ पे भी आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे उन लड़कों की भी है जो जवानी के जोश में आकर के और तेज़ रफ्तार में बाइक चला करके और अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी दुखी कर देते हैं। तो वैसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने अंदर संयम रखें ताकि चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि पेशेंस होना एक आम नागरिक और एक आम इंसान में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज जितने भी एक्सीडेंट्स जो भी आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। आए दिन हम भी हमेशा देखते हैं, कभी भी इस हाईवे पे आते हैं तो अक्सर हमको बाईपास में ऐसा नज़र दिया। तो पेशेंस के साथ अगर गाड़ी हम चलाते हैं और अपने अंदर धैर्य रखते हैं तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं हमें बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और सरकार की कुछ चीज़ें हैं जो स्पीड लिमिट्स को लेकर उन सभी चीज़ों पे भी थोड़ी सी काम तो करना बाकी है। सरकार को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सरकार से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की भी है। इस पर थोड़ा सा रफ ड्राइविंग को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये और हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को युवाओं को समझना होगा। हम लाख यहाँ पर मतलब डाल दें, कैमरा डाल दें या किसी तरह का चालान दे लें, कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हाँ हमारे घर में भी कोई है जो इंतज़ार कर रहा है, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो या बीवी हो या जो भी हो, पर इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो अपने अंदर से सोचना होगा। अपने अंदर भी बहुत सारा सवाल जवाब होता है, उसको देखना होगा।
तो जब तक हम इस चीज़ से निकलते नहीं हैं और इस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ के सोचना तो पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आपने देखा, सुना, समझा उन लोगों की निजी राय को जो वो इस जगह पर रह के, पटना जैसे शहर में रह कर के महसूस करते हैं आने वाला समय कैसा होगा, कैसा बना सकते हैं, उसके ऊपर सोच होनी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको पटना के किसी अलग गली में, बिहार के किसी अलग छवि में, जहां आप बेशक कर रहे होंगे हमारा इंतज़ार। धन्यवाद।